हेलो एवरीवन। वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 25 फरवरी और आज की डेट में हम 2 दिनों के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। आज के इस सेशन में जो टॉपिक्स हैं वो हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा। देन हम देखेंगे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर्स कि इसका आयोजन कहाँ पर क्या किया गया और इसका थीम क्या है। साथ ही हम देखेंगे बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देन हम देखेंगे मणिकरण पिलग्रिमेज साइट के बारे में, ये हाल ही में काफी चर्चा में रही है। इसके साथ ही हम देखेंगे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में। देन चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की जो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है वो देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में, जिसे हम क्वाड के नाम से जानते हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। इसके साथ ही अभी हाल ही में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर भारत से किसे चुना गया है ये देखेंगे। और लास्टली हम देखेंगे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस रिपोर्ट के बारे में। ये है आज के टॉपिक्स। अब शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज recently dispatched 26 tons of humanitarian aid to which country following tropical storm Sara? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान सारा के बाद किस देश को 26 टन मानवीय सहायता भेजी है? आपके ऑप्शंस हैं निकारागुआ, होंडुरास, अल सल्वाडोर या फिर ग्वाटेमाला। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत ने ये मानवीय सहायता भेजी है होंडुरास को। आप देख सकते हैं, India sent 26 tons of humanitarian aid to Honduras after tropical storm Sara. The aid includes medical and disaster relief supplies such as surgical supplies, glucometers, oximeters, gloves, syringes, IV fluids, blankets, sleeping mats, and hygiene kits. India has a strong reputation as a first responder in global humanitarian efforts, especially in the global south. And Union Minister Piyush Goyal highlighted India's leadership in disaster management at the World Congress on Disaster Management. India has assisted neighboring countries in flood prevention and control and was a major humanitarian aid provider during the COVID-19 pandemic. होंडुरास की बात करें तो इसको रिपब्लिक ऑफ होंडुरास के नाम से जानते हैं और ये एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में। एंड दिस कंट्री इज बॉर्डर्ड to the west by Guatemala, to the southwest by El Salvador, to the southeast by Nicaragua, and to the south by the Pacific Ocean. और इसकी कैपिटल है, जो होंडुरास की कैपिटल है वो है तेगुसिगाल्पा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of the first conference for women peacekeepers held in New Delhi? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, नई दिल्ली में आयोजित महिला शांति सैनिकों का जो प्रथम सम्मेलन है उसका विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव, सेकंड empowering women in conflict zones, थर्ड strengthening global peace efforts या फिर women as leaders in UN missions। आपको बताना है वुमेन पीस कीपर्स से संबंधित जो पहली कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में आयोजित हुई है उसका थीम क्या रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें थीम रहा है वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। आप देख सकते हैं, इंडिया इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर्स इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 24th to 25th of February 2025। और इस कॉन्फ्रेंस का थीम आपने देखा जो कि रहा है वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव।
So organized by Ministry of External Affairs, Ministry of Defense and Center for United Nations Peacekeeping, women peacekeepers from 35 troops contributing countries in the Global South will participate. President Draupadi Murmu will meet the participating women peacekeepers, and discussions will focus on technology in peacekeeping, training, and regional collaboration. So India की बात करें तो India has contributed over 2 lakh personnel to UN peacekeeping across 49 missions. And Indian soldiers are recognized globally for their dedication in conflict zones. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country assumed the chairmanship of the Bay of Bengal Intergovernmental Organization? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार या फिर थाईलैंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये अध्यक्षता ग्रहण की है भारत ने। आप देख सकते हैं India assumed chairmanship of the Bay of Bengal Program Intergovernmental Organization at the 13th Governing Council meeting in Maldives from February 20th to 22nd, 2025. So the event was part of the high-level conference on policy guidance for mainstreaming ecosystem approach to fisheries management in small-scale fisheries. And the meeting was attended by the senior government representatives from Sri Lanka, Maldives, and Bangladesh. And key focus areas include training and capacity building, addressing illegal, unreported, and unregulated fishing, and resolving regional issues. So, India is committed to providing leadership and guidance for the development of fisheries across all member countries. इसके साथ ही बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक रीजनल फिशरीज बॉडी है मैंडेटेड टू असिस्ट मेंबर कंट्रीज इन इम्प्रूविंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ स्मॉल स्केल एंड आर्टिसनल फिशर फॉक इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 2003 में। सो इसके अगर हम मेंबर कंट्रीज की बात करें तो जो फुल मेंबर्स हैं वो हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। इसके साथ ही जो नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं इसमें वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मणिकरण pilgrimage site which was seen in the news lies in which state? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा जो मणिकरण तीर्थ स्थल है ये किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो मणिकरण पिलग्रिमेज साइट जो है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। आप देख सकते हैं A proposal to transfer water from Manikaran to Kasol for a hot bath facility has sparked local opposition. So Manikaran is a small town in Himachal Pradesh known for its hot springs and religious significance. And it is situated in Parvati Valley along with the Parvati River at 1829 meters altitude. So the town is famous for natural hot springs believed to have healing properties, and the water is said to be radioactive and beneficial for rheumatism. So Manikaran is a major pilgrimage site for Hindus and Sikhs, home to a Shiva temple, Manikaran Sahib Gurudwara, and a Rama temple.
सो आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा ये जो मणिकरण पिलग्रिमेज साइट है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। सो यहाँ पर जो खाड़ी सहयोग परिषद है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है सऊदी अरब वाज द लास्ट जीसीसी कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज इजराइल अंडर द अब्राहम अकॉर्ड। एंड सेकंड, द जीसीसी समिट is held every 2 years. And third, Qatar is not the only largest producer of natural gas. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है खाड़ी सहयोग परिषद से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो है थर्ड स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं। So Saudi Arab has not yet formally recognized Israel under the Abraham Accord, and the UAE and Bahrain were the first to sign the accord in 2020, followed by Sudan and Morocco. So Saudi Arabia has expressed openness to normalization but has not officially done so. And the GCC summit held annually, not every 2 years, and Qatar is one of the world's largest producers and exporters of liquefied natural gas, competing with Russia and US. सो जीसीसी की बात करें तो इसको कॉपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ गल्फ के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है कंप्राइजिंग बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब एंड यूएई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है रियाद, सऊदी अरब में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वाज द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मुख्य सूचना अधिकारी सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया। आपकी ऑप्शंस है कोलकाता, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या फिर चेन्नई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल एंड होस्टेड द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस 2025 इन न्यू दिल्ली। And these are the part of the gov.in harmonization of digital footprint initiative. So the conference focused on harmonizing government websites for a unified digital brand identity, and also enhancing website accessibility and performance through the gov.in platform was a key priority. Localizing content was emphasized to ensure inclusivity for all users. सो आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है 2025 में ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वाड, जिसे हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर क्वाड या जिसको हम चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता कहते हैं इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है The Quad is a formal military alliance between its member countries. And second, the Quad nations account for around 35% of the world's GDP. And third, annual Quad leaders summits have provided high level guidance through joint statements.
और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है क्वाड से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है आपका वो करेक्ट है, जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस बट अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड इट वाज इनिशियली फॉर्म्ड टू प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी पर्टिकुलरली इन response to China's growing influence. So the Quad nations account for around 35% of the world's GDP, making them economically significant players on the global stage. And these summits lead to joint statements and initiatives in areas such as maritime security, technology, climate change, and public health. So these summits have reinforced the Quad's shared values, including the rule of law, sovereignty, and democracy, and have advanced high level cooperation. तो आपने देखा ये जो क्वाड है ग्रुप, इसमें 4 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। And this group is maintained by the talks between the member countries. So the grouping follows the Tsunami Core Group and its new type of diplomacy developed in response to the 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami. इसको इनिशिएट किया गया था 2007 में बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे विद द सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जॉन हवार्ड एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड यूएस वाइस प्रेसिडेंट डिक चेने। इसको एस्टैब्लिश किया गया फर्स्ट टाइम 2007 में, देन इसको रीस्टैब्लिश किया गया 2017 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has become the second in the world to introduce digital pilot licenses termed electronic personal license? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस नामक डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं यूएई, जापान, इंडिया या फिर यूनाइटेड किंगडम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कंट्री है भारत। आप देख सकते हैं India becomes the second country to introduce digital pilot licenses following ICAO's approval, and the Union Minister for Civil Aviation Ram Mohan Naidu introduced the electronic personal license, making India the second country to implement this after ICAO's approval. आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट कंट्री है चाइना। The EPL will be available digitally through the EGCA mobile application, replacing traditional physical licenses. And the initiative aims to streamline the licensing process, improving security and transparency, and align with India's ease of doing business and Digital India vision. India's aviation sector is rapidly expanding, and the introduction of EPL is expected to reduce the reliance on physical licenses, cutting delays and promoting sustainability. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian biologist was named Times Woman of the Year in 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय जीव विज्ञानी को 2024 में टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं वंदना शिवा, सुनीता नारायण, मेधा पाटेकर या फिर पूर्णिमा देवी वर्मन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। वुमेन ऑफ द ईयर टाइम के द्वारा घोषित किया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को।
आप देख सकते हैं इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट पूर्णिमा देवी वर्मन has been named Woman of the Year by Time magazine, and she is a 45-year-old biologist from Assam is recognized for her conservation efforts. So she played a crucial role in protecting the greater adjutant stock, जिसको हम हरगिला के नाम से जानते हैं, and it is an endangered bird species. So, due to her conservation work, the stork population in Assam increased from around 450 to over 1800, and as a result, the IUCN reclassified the species from endangered to near threatened in 2023. So, Time magazine honors extraordinary women working for more equal world, and in 2024, the list includes 13 women, including पूर्णिमा देवी वर्मन। बढ़ते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रिपोर्ट ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट। सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस संगठन ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित की है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, कोलिजन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजास्टर रेजिलियंट या फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं सो द कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलीज्ड द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट रिपोर्ट एक्सेसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस and the Global Infrastructure Risk Model and Resilience Index provides financial risk data for key sectors like transport, energy, telecom, water, and health. So, a $9.2 trillion annual investment is needed by 2050 to address infrastructure gaps and climate resilience. Infrastructure is vulnerable to disasters like earthquakes, cyclones, floods, and droughts, and many low and middle income countries face weak infrastructure governance. So, the report emphasizes data driven risk assessment, economic benefits of resilience, nature based solutions, informed policy making, and global collaboration. So CDRI की बात करें तो it is an international coalition of countries, United Nations agencies, multilateral development banks, private sectors, academic institutions that aims to promote disaster resilient infrastructure. So इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना रिसर्च एंड नॉलेज शेयरिंग इन द फील्ड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड्स, फाइनेंसिंग एंड रिकवरी मैकेनिज्म। And it was launched by the Indian Prime Minister Narendra Modi at the 2019 UN Climate Action Summit in 2019. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।